फैसलों की जानकारी देने के लिए ब्रीफिंग की। आते हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनके लिए ईज ऑफ ट्रैवल के लिए 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT, ये होम मिनिस्ट्री के तहत है, इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, इसका 3.0 थर्ड वर्जन मैं डिटेल में बताऊंगा 2.0 तक क्या अचीवमेंट्स हुए। दूसरा बड़ा हुआ 28,840 करोड़ के सैंक्शन से मॉडिफाइड उड़ान स्कीम सैंक्शन हुई। और तीसरा बहुत बड़ा फैसला हुआ, भारत का जो एनवायरमेंटल गोल्स हैं और जो कमिटमेंट देश ने दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए 2030 से 2035 के जो गोल्स हैं उन गोल्स का अप्रूवल कैबिनेट में हुआ। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि भारत में विजिटर्स अब बहुत आते हैं, चाहे टूरिज्म के पर्पज से हो, चाहे बिजनेस के पर्पज से हो। उन सब के फैसिलिटेशन के लिए एंटायर वीजा और इमिग्रेशन के प्रोसेस को एक तरीके से फुल्ली डिजिटलाइज करने का मिशन कुछ वर्षों पहले हाथ में लिया गया था। उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई और अब करीब 32 सर्विसेज इसमें ऐड हो गई है और 204 मिशंस हैं दुनिया भर में, देश के इंडियन मिशंस, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है। और देश में करीब 854 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इंटीग्रेट कर दिया गया है इस पूरे प्रोग्राम में। इसके बेनिफिट्स जो हुए वो बेनिफिट्स आपको लेफ्ट में अगर देखो IVFRT से पहले और राइट में देखो IVFRT के बाद में, एक एक पॉइंट पे वीजा का टर्न अराउंड टाइम जो कई दिन लगते थे, 180 दिन, 30 दिन, वो अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स में कन्वर्ट हो गया। और प्रायर रेफरेंस कैटेगरी एक है, वो 21 डेज में कन्वर्ट हो गई। पैसेंजर क्लियरेंस टाइम 5 to 6 मिनट्स लगते थे, वो 2.5 to 3 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। बायोमेट्रिक उसमें इंक्लूड हुआ, जबकि आइडेंटिटी का कोई मैकेनिज्म नहीं था, अब बायोमेट्रिक्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गया। पैसेंजर इंफॉर्मेशन मैनुअल होती थी, अब सॉफ्टवेयर एडेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन आने लग गई। सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं था, सारे सिस्टम्स जो भी थे सारे स्टैंडअलोन थे, वो अब सारा एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। कहीं पर भी किसी को भी कोई डेटा चाहिए होता है कि कौन पर्टिकुलर व्यक्ति कहां पर है, कई बार लॉ एनफोर्समेंट की दृष्टि से जरूरत होती है, तो सबका भी एक रियल टाइम में डेटा अवेलेबिलिटी आने लग गया। अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आज कैबिनेट ने 1800 करोड़ रुपीस का IVFRT 3.0 अप्रूव किया होम मिनिस्ट्री के तहत। इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा जो आज की टेक्नोलॉजीज हैं, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, और आधार का जिस तरह से बहुत तेजी से आधार यानी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस हुई है, फेशियल रिकग्निशन, आइरिस रिकग्निशन की बहुत लो कॉस्ट की मशीनें आ गई हैं, उन सब का उपयोग इसमें किया जाएगा और पूरे के पूरे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज किया जाएगा। एक तरीके से लेगेसी इंफ्रा चला आ रहा था जिसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते थे, लेकिन जरूरत है कि उसको कंप्लीटली एकदम पूरी तरह से अपग्रेड करे, कोर इंफ्रा को ही उसका चेंज करे। कई सारे इसमें कंपोनेंट्स हैं जो आपके सामने इसमें रखे हैं डिटेल में। डेटा सेंटर नए बनेंगे, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज आ जाएंगी, सेल्फ सर्विस कियोस्क जैसे हमने दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स में देखे होते हैं वो भी आएंगे, आइरिस स्कैनिंग, AI ML टूल्स, हर तरीके से एक पूरा यूनिफाइड पोर्टल, यूनिफाइड सर्विस, यूनिफाइड इंफ्रा और यूनिफाइड ऐप बनेगी इस नए इन्वेस्टमेंट से। बहुत बेनिफिट है, जैसे देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया के बहुत सारे लोगों का भारत में आना जब होता है, चाहे जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लोग जब भी भारत आते हैं तो उनको एक अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो लोग आए, अच्छा फैसिलिटेशन मिल सके, तो इन सब का ध्यान में रखते हुए IVFRT 3.0 बनाया जा रहा है। सेकेंड बहुत अच्छा आज प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0। उड़ान 1.0 में करीब 1.62 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल किए,
क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो लोग कभी फ्लाइट का सपना भी नहीं देख पाते थे, उन लोगों ने फ्लाइट का एक्सपीरियंस किया। एक तरीके से एक बहुत बड़ा चेंज आया देश में। कई नए एयरपोर्ट्स बने, चाहे उड़ीसा में झारसुगुड़ा, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मेघालय में शिलोंग, ये लक्षद्वीप में अगत्ती एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी, फिर हिंडन एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ एयरपोर्ट, छोटी छोटी जगह भी अच्छे एयरपोर्ट्स बने, दरभंगा एयरपोर्ट, ये सब पहले उड़ान के वर्जन में बने और बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोगों को एक अच्छा नया ट्रांसपोर्टेशन का मोड उपलब्ध हुआ। अब उस लर्निंग से, इन 10 वर्षों के एक्सपीरियंस से, उड़ान 2.0 मॉडिफाइड उड़ान, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहां पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट का अगर इश्यू आता है तो उससे रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है, वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट में। बजटरी सपोर्ट एयरपोर्ट्स के लिए अबाउट 12,159 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नए हेलीपोर्ट्स बनेंगे, 200 मॉडर्न हेलीपोर्ट्स विल बी डेवलप्ड चॉपर के लिए, विशेषकर जो हमारे हिली एरियाज हैं, नॉन एक्सेसिबल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, उन सब के लिए। और नए मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाएंगे, जो कि ध्रुव और डॉर्नियर, इन दोनों क्लास के एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके लिए 400 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट रखा गया है। जो एयरलाइंस उड़ान के तहत सर्विस प्रोवाइड करती है, उस मेथड को भी चेंज किया गया है। उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके आए, और वायबिलिटी गैप फंडिंग टेपर डाउन होगी 5 साल में। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 100% वीजीएफ मिलेगा, और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर में टेपर डाउन होगा वीजीएफ। इसके लिए 10,043 करोड़ रुपीस का बजटरी सपोर्ट रखा गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किया गया है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बिकॉज क्या होता है, छोटे एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो जब कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो पाती तो उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट तो आएगी ही आएगी। तो उस कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए O&M सपोर्ट भी इस प्रोग्राम में रखा गया है, जिसके लिए बजटरी सपोर्ट रखा गया है 2,577 करोड़ रुपीस। वेरी वेल थॉट थ्रू प्रोग्राम है। मॉडिफिकेशन इसमें जो किया है एक्सपीरियंस को यूज करके, और ये बहुत ही देश के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को डेमोक्रेटाइज करेगा, ऐसा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। 120 न्यू डेस्टिनेशंस कवर होंगे। 100 न्यू एयरपोर्ट्स थे, 120 न्यू डेस्टिनेशंस कवर होंगे, और 4 करोड़ पैसेंजर्स का टारगेट इसमें लिया गया है उड़ान के माध्यम से। ये आपको शेयर करेंगे डिटेल, जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं। तीसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया, एनवायरमेंटल गोल्स जो दुनिया ने पेरिस समिट में, देश का एक दुनिया भर का एक नया फ्रेमवर्क बना। उससे पहले तक क्योटो प्रोटोकॉल चलता था। क्योटो प्रोटोकॉल से पेरिस समिट में जब एक नया फ्रेमवर्क बना, उस फ्रेमवर्क में यह था कि हर देश अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने गोल्स डिसाइड करे, और गोल्स को डिसाइड करने में 5 इयर्स के इंटरवल्स रखे गए थे। तो अभी जो गोल्स चल रहे हैं वो 25 to 30 वाले गोल्स चल रहे हैं। अब 30 से 35, 2030 से 2035 के गोल्स को इस कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से आज अप्रूव किया गया है। हमारे अब तक के जो अचीवमेंट्स हैं, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं। एमिशन इंटेंसिटी जीडीपी का परसेंटेज अगर हम लें तो 36% रिडक्शन हो चुका है।
जो सेकंड गोल है, जो कि दुनिया में बहुत आश्चर्य के साथ देख रहे हैं, 2030 तक का जो गोल था वो हमने 2025 में ही अचीव कर लिया, 2026 में उसको एक्सीड कर लिया। आज भारत की पावर जनरेशन कैपेसिटी क्लीन नॉन फॉसिल सोर्सेज से 52% हो चुकी है, जो कि दुनिया में एक बहुत बड़ा, इसका बहुत क्रेडिट भारत को मिलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एनवायरनमेंट के प्रति कमिटमेंट है। कई देश या इससे पहले की सरकारों में ये था कि फोर्स किया जा रहा है इसलिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का रिफॉर्म्स के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति एक कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन के कारण ये संभव हो पाया। और 2.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक has been created through the forest and tree cover. अब जो 2030 से 2035 के गोल्स हैं, उसमें 8 नए गोल्स हैं, 8 बड़े गोल्स हैं। सबसे पहला, एमिशन इंटेंसिटी को 2035 तक 47% रिडक्शन करना है। We have taken a goal of 47% reduction in the emissions intensity as a percentage of GDP by 2035. Of course, baseline 2005 है सभी गोल्स के लिए। सेकेंड, नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड पावर कैपेसिटी को 60% करना है बाय 2035। बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा नेचुरली। अभी ऑलरेडी 52% तो हो ही चुका है, और जिस तेजी से नॉन फॉसिल फ्यूल्स में काम चल रहा है, उसमें बहुत तेजी से ये अचीव हो जाएगा। कार्बन सिंक जो ऑलरेडी हमने देखा था 2.3 बिलियन टन्स की हो चुकी है, उसको 3.5 to 4.0 बिलियन टन्स के बराबर की कार्बन सिंक हमें ट्री और प्लांटेशन के कवर से बनानी है। फोर्थ गोल है क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें हर जगह लेना है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी क्लाइमेट फ्रेंडली एंड क्लीन डेवलपमेंट। जैसा आपने देखा, रेलवे का कंपैरिजन अगर हाईवे से करो तो 95% CO2 एमिशंस कम होते हैं, इवन कंसिडरिंग दी CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ पावर। उन सबको लेते हुए भी 95% लेस CO2 एमिशंस। मेट्रो बनाते हैं तो व्हीकुलर पोल्यूशन से बहुत बड़े मात्रा में मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से हर जगह क्लीनर पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेना है। हाइड्रोजन का काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का। तो इन सब से एक नया ग्रोथ का पाथ बनता है। पांचवा गोल लिया रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। जहां क्लाइमेट चेंज होता है तो वहां पे अचानक बारिश आना, अचानक क्लाउड बर्स्ट होना, तो एक गोल लिया है कि हम अपने इंफ्रा को कैसे रेजिलिएंट बनाएं। और छठा जो दुनिया ने स्वीकारा है वो है प्रधानमंत्री जी का लाइफ मिशन, लाइफ विजन। ये लाइफस्टाइल में हम कैसे एनवायरनमेंट को लाए। मान लो एसी का टेम्परेचर सेट करना है तो उसको 24 डिग्री सेट करें। मान लो वॉश बेसिन को जब हम यूज कर रहे हो कभी भी, तो हम नल को हर वक्त ऑन ना रखें। इस तरह के जो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, उन सबको हमें अपने जीवन में, अपने जीवन का आधार बनाना। सातवां, लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंस डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना मैकेनिज्म्स, जिससे कि ग्रीन एनर्जी के लिए फाइनेंस अवेलेबल हो सके। आठवां गोल है कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये सारे गोल्स आज अप्रूव हुए कैबिनेट में, 8 गोल्स। ऑल दीज 8 गोल्स विल हेल्प अस अचीव दी गोल ऑफ विकसित भारत ऑन अ क्लीनर ट्रेजेक्ट्री। ये आज के फैसले थे साथियों। अब तक जैसा आपने देखा, प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक थर्ड टर्म में 51 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं, 1,84,000 करोड़ रुपीस के। 30 हाईवे प्रोजेक्ट्स जो कि 2,54,000 करोड़ रुपीस के हैं। 10 मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो 1,31,000 करोड़ रुपीस के हैं। 5 न्यू एयरपोर्ट्स और आज की उड़ान स्कीम मिला के 37,000 करोड़ रुपीस के एविएशन एयरपोर्ट सेक्टर में। 1 मेजर पोर्ट और शिपिंग रिफॉर्म्स 1,45,000 करोड़ रुपीस के।
और रोपवेज के 6,800 करोड़ रुपीस, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के 31,000 करोड़ रुपीस के, इंडस्ट्रियल पार्क्स और इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए 62,000 करोड़ रुपीस और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5,36,000 करोड़ रुपीस। जल जीवन मिशन के लिए 8,70,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। टोटल इंफ्रा से संबंधित सारे फैसले प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में 22,60,000 करोड़ रुपीस के अब तक अप्रूव हुए। नाउ विल टेक क्वेश्चंस। Thank you, sir. So, starting from the front row, Brahma Prakash Dubey, 39. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज से। मेरा सवाल उड़ान स्कीम को लेकर है, जो 100 नए एयरपोर्ट की बात आप कर रहे हैं और 200 हेलीपैड। तो जो एयरपोर्ट बनेंगे वो जो अभी क्राइटेरिया है, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, उन्हीं के तहत बनेंगे या फिर उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, जैसे दूरी आती है, जैसे जेवर एयरपोर्ट वाले में हुआ था। और दूसरा, क्या इसमें प्राइवेट प्लेयर की भी कहीं कोई भूमिका है, वो भी चलाएंगे? थैंक यू। 54, सेकेंड रूम। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से नमस्कार। एक सवाल इंटर रिलेटेड है। हम उड़ान की बात कर रहे हैं और एनडीसी की बात कर रहे हैं। उसमें 100 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे और 200 हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। तो सर, जैसे आपने फेज वाइज रेलवे का पॉल्यूशन आपने कम कर लिया, एयरवेज का जो पॉल्यूशन है, खास करके जो कार्गो का पॉल्यूशन है, और एनडीसी, दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करने की सोच रहे हैं क्या? 22, थर्ड रो। सर, मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से। ये उड़ान स्कीम जो संशोधित हम लोगों ने मंजूरी दी है कैबिनेट ने, तो इससे जुड़ा सवाल ये है कि उड़ान स्कीम जो पहले थी उसके तहत तक कितने एयरपोर्ट अब तक खोले गए और कितने एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें ऑपरेशन फिलहाल बंद हो गए जो उड़ान स्कीम के तहत खोले गए थे? और ये जो नई स्कीम है, पुरानी स्कीम की किन किन चैलेंजेस को कैसे दूर करती है? 45. Hello, sir. Rajesh from Bloomberg. Related questions. You have given a figure of 288.40 billion rupees outlay. Do we have any time frame in mind by when this is to be implemented, like new airports and aircraft, etc.? 46. Yes. Sir. 46. Sir, Krish from Economic Times. Sir, I have two questions. First is regarding the NDCs. Railways has already expected to achieve net zero. So what kind of targets will a large transporter like Railways have in these goals? Will you be going beyond net zero and also becoming carbon negative of sorts? And second, sir, regarding the Udan scheme, there were additional levies on tickets that were booked from flights that were coming on metro routes or from metro airport stations and to these Udan airports. So since there's a VGF component, so will there be no additional levy on these tickets? Fourth row, 24. Sir, this is Sanjeev Chopra from PTIA. I wanted to know, in the modified Udan scheme 2.0, you've talked about development of 100 new airports, but the statement that has been received says that from the existing airstrips, these will be developed. So any new airports and airstrips, that you propose to, develop in this scheme? Fifth row, anybody? Yes, 271. Hi, sir. Good evening. Danish Anand from NETV Profit. We are seeing that in the past, there have been several versions of Udan, but the airlines haven't been happy with the profitability on those particular routes. So how will the government ensure that the new Udan routes are profitable? Seventh row, Lakshman. Sir, Prakash Pedashi from ET Now. Under the new scheme, is there any provision to give preference to states or districts where airports could not be developed under the first phase? Anyone? Center, 67. So Dhruvaksh from Business Standard here. One question on the NDCs, one of the slide mentioned, mobilize low-cost finance from developed nations. So
Just wanted a bit of an clarification and explanation on what this low-cost finance would comprise. Are we looking at ODA loans from multilateral agencies? Are we looking at bilateral sort of financing mechanisms? Just wanted a clarification on that. मैक्सिमम क्वेश्चंस उड़ान से रिलेटेड है। उड़ान में जो क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाएगा, सेफ्टी से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, दे रिमेन द सेम। मान लो कहीं पे कोई डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, कहीं पे कोई इलेक्ट्रिकल टावर्स हैं, उन सब के क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इजीली डेवलप कर पाए उसमें रिफॉर्म्स जरूर किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई एयर स्ट्रिप है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बना हुआ, उस एयर स्ट्रिप को अगर अपग्रेड करके एयरपोर्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, वो रिफॉर्म्स लिया जाएंगे। पीपीपी का जरूर इसमें उपयोग किया जाएगा जिससे कि तेजी से डेवलपमेंट हो। एक अच्छी क्वालिटी का डेवलपमेंट देश ने भी देखा है, तो पीपीपी का उपयोग जरूर किया जाएगा। कितने एयरपोर्ट्स 95 एरोड्रोम्स ऑपरेशनलाइज हुए थे उड़ान 1 में, और 15 टेम्परेरीली नॉन ऑपरेशनल है, जो कि न्यू उड़ान में, उड़ान के मॉडिफाइड वर्जन में ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। इस स्कीम का ड्यूरेशन 10 इयर्स है। स्कीम का ड्यूरेशन 10 इयर्स। क्वेश्चन आया था कितने पीरियड की टाइम फ्रेम क्या है और कितने खुले थे, तो 95 एरोड्रोम्स खुले थे। इस उड़ान में एग्जिस्टिंग एयर स्ट्रिप्स को ही कन्वर्ट किया जाएगा एयरपोर्ट में, ग्रीन फील्ड नहीं है इसमें। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अलग से बनते हैं, उसका हर एक एयरपोर्ट का कैबिनेट में अलग से अप्रूवल होता है। इसमें जो एयर स्ट्रिप्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उनका अपग्रेडेशन किया जाता है एयरपोर्ट की तरफ, जैसा हमने कई एग्जांपल्स दिखाए, वो उड़ान प्रोग्राम के अंडर होता है। क्वेश्चन आया एयरवेज में पोल्यूशन का। इनोवेशन बहुत चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी गति शक्ति विश्वविद्यालय में एयरबस ने एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, हाउ टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इनोवेशन लगातार चल रहा है, सारी दुनिया इस तरफ जा रही है कि मिनिमम पोल्यूशन हो, तो डेफिनेटली उसमें भी नए इनोवेशंस आएंगे। कितने खुले टाइम फ्रेम। एडिशनल लेवीज, लेवी कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, सेम लेवीज रहेगी। जो आरसीएफ लेवी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। एयर स्ट्रिप्स और न्यू एयरपोर्ट्स मैंने किया। वायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई एयरलाइंस ने काम चालू किया था लेकिन उनकी वायबिलिटी नहीं आई, इसीलिए इस मॉडिफाइड प्रोजेक्ट में 2 साल, पहले 2 साल फुल वीजीएफ देंगे और उसके बाद में उसको टेपर डाउन करेंगे। ये बहुत उनके साथ, एयरलाइंस के साथ एक्सपीरियंस को पूरा स्टडी करने के बाद में ही ये नया प्रोग्राम बनाया है। चैलेंज मोड में होगा सारा काम। ऐसे ऑफ कोर्स प्रेफरेंस दी जाएगी जो अनकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो पहाड़ी स्टेट्स हैं, उनको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी जो चैलेंज मोड में जल्दी से चीजों को, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके लाएं। अब मैं आता हूं एनडीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। लो कॉस्ट फाइनेंस कई तरह की है। लो कॉस्ट फाइनेंस कैन बी इन टर्म्स ऑफ, इन शेप ऑफ ओडीए and multilateral also, but simultaneously there are so many pension funds and so many international funds which would like to invest in green projects. They are looking for opportunities which can provide a long-term asset for them. That is why they are very interested in India's green development story. तो बहुत सारा अच्छा इंटरेस्ट है, विशेषकर पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस हैं, उन सबको जिनको लॉन्ग टर्म एसेट्स चाहिए, जिनको लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स चाहिए, जिनके लिए रिटर्न ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन बहुत ही अश्योर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाला चाहिए होता है, उन सबको इसमें टैप किया जाएगा। नेट जीरो रेलवे का, नेट जीरो के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं।
एज ऑल ऑफ यू नो, तो उसमें जो अभी फर्स्ट जो लेवल का होता है जिसमें एग्जैक्टली हाउ मच डीजल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑपरेशन एंड हाउ मच ऑफ दैट हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड, उस लेवल का ऑलरेडी नेट जीरो अचीव हो गया है। उसको क्या बोलते हैं, लेवल 1, स्कोप 1, हाँ स्कोप 1 वाला अचीव हो गया है और अब स्कोप 2 और स्कोप 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो रेलवे इटसेल्फ विल बी ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एनडीसी गोल्स। थैंक यू। फॉलो अप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री। सस्पेंड है, उसमें काम ऑपरेशन नहीं चल रहा है, तो क्या ये नई स्कीम उस पर भी लागू होगी? और एक सर 400 करोड़ रुपए का आपने मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट को लेके दिया है, वो क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन, कैसे इंसेंटिव देंगे, 400 करोड़ कैसे यूज होगा? प्रोक्योरमेंट के लिए है वो, ध्रुव और डॉर्नियर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, HAL से प्रोक्योरमेंट के लिए। ये मैंने आज एनडीसी वाले गोल बताया।